कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि म्यूज़िक इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो सोल तक से कनेक्ट हो जाता है। बल्कि कुछ म्यूज़िक तो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो पास्ट और फ्यूचर से भी सोल्स को खींच लाता है। साथ ही साथ वो अपने साथ ईवल स्पिरिट्स को भी खींच लाता है। फाइनली कहानी की शुरुआत दिखाई जाती है जब सैमी नाम का एक लड़का अपने हाथ में गिटार पकड़े हुए आता है, जो कि बहुत ज़ख्मी हालत में होता है और वो चर्च के अंदर आता है। तो उसे देखकर पादरी भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और दुआ करते हैं। कहानी में पादरी उसे कहते हैं कि तुम म्यूज़िक को छोड़ दो, नहीं तो जो बुरी ताकतें तुम्हारे साथ हैं वो तुम्हें चिपक जाएंगी और तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगी। दरअसल हुआ क्या था, ये हमें पास्ट में दोबारा दिखाया जाता है। कहानी जब एक दिन पीछे जाती है तो हमें दिखाते हैं कि सैमी अपने गिटार के साथ एक म्यूजिशियन बैंड के साथ है, जो कि एक ब्लू किस्म का म्यूज़िक बनाती हैं। दिखाते हैं कि इस म्यूज़िक में लिरिक्स सारे इमोशनल किस्म के होते हैं। इनकी लिरिक्स को समझने के लिए म्यूज़िक ऐसा बनाया जाता है कि इंसान तो क्या, सोल्स भी उस तरफ अट्रैक्ट हो जाएं। कि डैड को इसका पैशन बिल्कुल भी पसंद नहीं। सैमी के वालिद कोई और नहीं, पहले सीन में दिखाए जाने वाले पादरी ही हैं। अगले सीन में दो भाइयों के दिखाते हैं जिसका नाम स्मोक और स्टैक है। पैसा है जो कि ये पैसा एक गैंगस्टर से लूट कर लाए थे। इतना पैसा होने के बावजूद इनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि इनका रंग काला था। यहाँ पर आते ही ये एक आदमी से महंगे दामों फैक्ट्री ही पूरी खरीद लेते हैं, जहाँ पर वो अपने कम्युनिटी के लोगों के लिए नाइट क्लब बनाना चाहते हैं। इस क्लब में गाना बजाने के लिए भी कोई चाहिए होगा, इसलिए वो इस काम के लिए स्टेशन पर जाते हैं, जहाँ पर वो सैमी और उसके बैंड को गाना बजाते सुनते हैं और वो उसमें खो जाते हैं। उन्होंने सैमी के बैंड को अपने क्लब में परफॉर्म करने को कहा और वहाँ से निकलकर वो दो चाइनीज़ लोगों को अपने रेस्टोरेंट के लिए हायर करते हैं। चाहते थे कि उनके क्लब में खाने पीने का सारा इंतज़ाम यही दो लोग संभालें। के बाद स्मोक अपनी वाइफ से मिलने जाता है। वो अपनी वाइफ से दूर रहता था क्योंकि वो ब्लैक मैजिक करती थी। इतने अरसे बाद मिलने पर भी इन दोनों में लड़ाई हो जाती है। उसकी वाइफ कहती है कि तुम लोग वर्ल्ड वॉर 1 से जो बच के आए हो वो मेरे ही ब्लैक मैजिक की वजह से है। तुम्हारा तो हमारी बेटी क्यों नहीं बच पाई उससे। इस बात पर उसकी वाइफ खामोश हो जाती है। वो देखती है कि विडो ने अब भी उसका दिया हुआ एक पेंडेंट पहना हुआ है। इसी वजह से वो आज भी उससे प्यार करती है। सीन कट होता है और हमें एक ज़ख्मी आदमी को दिखाया जाता है। उसकी हालत ऐसी थी जैसे वो किसी के जुल्म से भाग कर आया हो। वो एक कपल के घर में जाके छुप जाता है। देर के बाद उस कपल के घर पर दो वैम्पायर हंटर्स आते हैं, लेकिन वो कपल उस बंदे को बचाने के लिए झूठ बोल देते हैं कि हमारे घर पर कोई नहीं आया। हंटर्स के जाने के बाद उसमें से एक कपल का खून वो लड़का पी जाता है जो ज़ख्मी होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो लड़का भी वैम्पायर बन चुका है। वाइफ उससे देखकर ज़ोर से चिल्लाती। सीन कट होने के बाद दोबारा हमें स्मोक और स्टैक को दिखाया जाता है। उनका नाइट क्लब पूरी तरह से डेकोर हो चुका है और आज उनकी ओपन सेरेमनी थी, यानी कि आज वो इस नाइट क्लब को ओपन कर रहे थे। और बहुत ज़्यादा स्टिक होता है और वो गार्ड से कहता है कि कोई भी कम पैसे वाला या बिना टिकट के अंदर नहीं आएगा। इसके ऑपोजिट स्टैक का ख्याल था कि उनका ये क्लब उनकी कम्युनिटी के लोगों के लिए ये एक जन्नत की तरह होना चाहिए। पूरे थके हारे दिन के बाद यहाँ रेस्ट करने के लिए आएंगे तो थोड़ा कम पैसे भी देंगे तो चलेगा। पहले ही दिन उनका नाइट क्लब बहुत ज़्यादा सक्सेस पे था क्योंकि बहुत सारे लोग इनके नाइट क्लब में आए थे। ये अपनी परफॉर्मेंस शुरू करता है जिसमें सभी लोग खो जाते हैं और अब हमें यहाँ दिखाया जाता है कि उसकी म्यूज़िक से सोल्स को भी अट्रैक्ट होते हुए यहाँ आते हुए देखा जाता है। यहाँ पर वो तीनों वैम्पायर भी आ चुके होते हैं, वही वैम्पायर जिन्होंने एक वैम्पायर को बचाया था और फिर वो दोनों भी वैम्पायर बन गए थे। इन लोगों ने अंदर आने की परमिशन मांगी तो स्मोक ने इन्हें मना कर दिया क्योंकि वो एक वाइट था और वाइट इनकी कम्युनिटी के लोगों को अच्छा नहीं समझते थे। वो कहता है कि मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन स्मोक से अंदर आने नहीं देता। वो कहता है कि हम लोग इस सॉन्ग से अट्रैक्ट होकर यहाँ आए हैं। स्मोक अपने फैसले पर कायम रहा और उन्हें अंदर आने की इजाज़त नहीं दी। फिर दिखाते हैं कि मैरी की अपने फ्रेंड्स के साथ लड़ाई हो जाती है। फिर दिखाते हैं कि मैरी के माँ बाप ने ही इन दोनों भाइयों को पाला था। गुस्से में क्लब से बाहर आ जाती है और उन वैम्पायर्स के पास पहुंच जाती है। वो वैम्पायर्स मैरी से बात करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि हमें क्लब के अंदर आने की इजाज़त दे दें, हमारे पास गोल्ड कॉइन है, ये हम उन्हें अंदर देंगे और ये उन पर सारे लुटा देंगे। जब उन वैम्पायर्स से बात कर रहे होते हैं तो वो महसूस करती है कि पहले वाला वैम्पायर, उसकी हरकतें कुछ खास ठीक नहीं हैं। उसके मुंह से पानी आ रहा होता है जब वो मैरी को देख रहा होता है। वो बिना वक्त ज़ाया किए मैरी के ऊपर हमला कर देता है और उसे काट लेता है। मैरी का खून पीने के बाद वो भी वैम्पायर बन चुकी होती है। फिर वो इजाज़त लेकर क्लब के अंदर आती है और स्टैक के पास आ जाती है, उसके करीब होने की कोशिश करती है और उसे काट लेती है। स्मोक जब मैरी को देखता है तो वो उसके ऊपर गोलियां चला देता है। वो अपने भाई को बचाना चाह रहा होता है। स्टैक जो है वो बेहोश हो चुका होता है। मैरी पे गोलियां चलती हैं लेकिन मैरी को तो जैसे कोई असर ही ना हुआ, वो बाहर चली जाती है। में स्मोक की वाइफ आती है और वो बताती है कि मैरी वैम्पायर बन चुकी है। ये वजह है कि मैरी पर गोलियों का कोई असर नहीं हुआ। गार्ड को दिखाते हैं जो इजी होने के लिए बाहर गया था और उस पर भी वैम्पायर हमला कर देते हैं और उसे वैम्पायर बना देते हैं। बस क्लब में आता है और क्लब में आने की इजाज़त मांगता है। यहाँ स्मोक की वाइफ समझ जाती है कि ये भी वैम्पायर बन चुका है, इसलिए वो उसे अंदर आने की इजाज़त नहीं देती। गार्ड कहता है कि ठीक है, अगर आप मुझे अंदर आने की इजाज़त नहीं देते तो ठीक है, पर मुझे आज के पैसे दे दें। जैसे ही स्मोक उसे आज के पैसे देता है वो स्मोक के हाथ पर काटने की कोशिश करता है। स्मोक अपने आप को बचाने के लिए उस पर गोलियां चला देता है। टैग को दिखाते हैं जो कि अब होश में आ चुका था, जिसे मैरी ने वैम्पायर बनाया था। वो सब पर हमला करने की कोशिश करता है। इतने में स्मोक की वाइफ आती है और उसके ऊपर गार्लिक जूस फेंक देती है।
लेकिन उसके गिरते ही स्टैग जो है वो तड़पने लगता है और वहाँ से भाग जाता है। इतने में सबको बचाने के लिए मैं स्मोक की वाइफ सबको बताती है कि इन वैम्पायर से बचने के बहुत सारे तरीके हैं। इनसे बचने के लिए इनके ऊपर गार्लिक जूस फेंक दिया जाए या फिर इनको स्टील या फिर वुडन स्टिक से मारा जाए। इसके साथ साथ वो कहती है कि हमें रात सारी यहीं रुकना होगा और सुबह होते ही सारे वैम्पायर खुद ही चले जाएंगे। किसी भी घर के अंदर तब तक नहीं आ सकते जब तक इन्हें इजाज़त ना दी जाए। इंसानों को किसी भी घर में आने जाने के लिए इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वैम्पायर्स को किसी भी घर में आने जाने के लिए इजाज़त की ज़रूरत रहती है। जब भी आपसे कोई इजाज़त मांगे तो ये समझ जाएं कि वो वैम्पायर है। के बाद वो सभी को गार्लिक खाने को कहती है ताकि वो ये कंफर्म कर सके कि उनमें से कोई वैम्पायर तो नहीं। जब क्लब के बाहर दिखाया जाता है जितने भी लोग इस क्लब में आए थे वो सब वैम्पायर बन चुके थे। वो बाहर अपनी ही एक पार्टी कर रहे होते हैं और गाना बजा रहे होते हैं। ये लोग इस चीज़ का इंतजार कर रहे थे कि कब क्लब में से लोग बाहर निकलें और ये उन पर हमला करके उन्हें भी वैम्पायर बना दे। वैम्पायर क्लब के पास आकर सभी को मनाने लगता है कि हम सबको वैम्पायर बन जाना चाहिए और यही सही फैसला है। वैम्पायर बनने से हमें कोई मौत नहीं आएगी और ना ही हम जो है किसी तकलीफ से गुजर सकते हैं। वो बताता है कि जैसे ही एक वैम्पायर किसी शख्स को काटता है तो उस शख्स की सारी मेमोरीज उसमें आ जाती हैं। वो बताता है जब उसने एक कपल को काटा था तो वो इस चीज़ को प्लान बना रहे थे कि तुम लोगों के क्लब पर हमला करके तुम्हारे पैसे को लूट लिया जाए। वैम्पायर्स में काले और गोरे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि इन गोरे लोगों से ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि काले लोग उनमें से सबसे ज़्यादा अमीर हो जाएं और इज़्ज़त वाले बन जाएं। में वो कहता है कि तुम सब नहीं तो मुझे सैमी दे दो। वो म्यूज़िक इतना अच्छा बजाता है कि वो सोल्स को भी अट्रैक्ट कर सकता है। हम पास्ट और फ्यूचर की सोल्स को बुला लेंगे अपने पास और अपना काम चला लेंगे। यहाँ पर वो वैम्पायर्स उस चाइनीज़ औरत के पास चले जाते हैं जो खिड़की के पास खड़े होकर खाना बना रही थी। वो उस औरत को कहते हैं कि हम तुम्हारी बेटी को जाकर वैम्पायर बना देंगे। औरत बहुत परेशान होती है और गुस्से में आकर उनको लड़ाई की दावत देती है। इससे होता यह है कि उन वैम्पायर्स को अंदर आने की इजाज़त मिल जाती है और वो सब पर हमला कर देते हैं। पर सभी लोग लड़ने लगते हैं। वो चाइनीज़ औरत, स्मोक की वाइफ और उसके साथ सेमी के क्लब मेंबर्स सभी मारे जाते हैं। सबसे ज़्यादा तकलीफ तो मौत स्मोक की वाइफ की होती है। सेमी यहाँ पर लड़ रहा होता है और स्मोक भी लड़ रहा होता है क्योंकि स्मोक की वाइफ को एक वैम्पायर काट लेता है और स्मोक जो है खुद को बचाने के लिए अपनी वाइफ को खुद गोली मार देता है क्योंकि अगर वो उसे ना मारता तो वो भी एक वैम्पायर बन जाती। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि सेमी और उसके ग्रुप के मेंबर्स यहाँ से बचकर भाग रहे होते हैं और दूसरी तरफ दिखाते हैं स्मोक अपने ही बाइस टैग से लड़ रहा होता है। फिर दिखाते हैं कि सेमी के पार्टनर को भी एक वैम्पायर ने काट लिया है और वो भी वैम्पायर बन गई है। ये लोग यहाँ से बचकर भाग रहे होते हैं और फिर पीछे से दिखाते हैं कि स्मोक आ गया है और वो सेमी के पार्टनर पर स्टिक को आर पार कर देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। जब ये पहले वैम्पायर पर हमला करते हैं तो बाकी वैम्पायर्स को भी उतनी ही तकलीफ होती है जितनी कि पहले वैम्पायर को होती है। सेमी जब इन सभी वैम्पायर से बचकर भाग रहा होता है तो वो अपना गिटार पहले वैम्पायर के सर में दे मारता है जिससे उसे इंतहाई दर्द होता है क्योंकि गिटार लकड़ी और स्टील का बना होता है। इन सभी वैम्पायर्स को इतना ही दर्द हुआ जितना कि पहले वैम्पायर को हुआ क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। इतने में सेमी को यहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। जब ये सभी वैम्पायर सेमी पर दोबारा हमला करने वाले थे तो पीछे से स्मोक आता है और वुडन स्टिक पहले वाले वैम्पायर के आर पार कर देता है। सभी वैम्पायर अपने लीडर की मौत से शॉक रह गए और इतने में सुबह का सूरज निकलने लगा। सुबह का सूरज निकलते ही सभी वैम्पायर जलने लगे। सभी वैम्पायर जो अभी अभी नए नए वैम्पायर बने थे इनको नहीं पता था कि धूप की रोशनी में उन्हें नहीं निकलना और ये उनके लिए खतरनाक चीज़ है और यही चीज़ सेमी के लिए फ़ायदेमंद रही। सेमी और स्मोक ही बचे थे। स्मोक सेमी से कहता है कि तुम्हें भाग जाना चाहिए क्योंकि वो जानता था कि जिन गैंगस्टर के पैसे वो चुरा कर लाए थे वो गैंगस्टर उस पर हमला ज़रूर करेंगे। इसलिए सेमी भाग जाता है और इतने में वो गैंगस्टर वाकई उसके पीछे आते हैं उसको मारने के लिए। यहाँ पर स्मोक इन सब का अकेले हमला करता है और इन सब का मुकाबला करता है। स्मोक इन सब को मार तो देता है लेकिन इन सब के दौरान वो खुद भी बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। मरते वक्त वो अपनी बीवी और बच्ची को याद कर रहा होता है और फिर यहाँ से सेमी चर्च में जाता है और वही सीन दिखाते हैं जो पहले शुरुआत में मूवी के दिखाया गया था। यहाँ हैं कि वापस म्यूज़िक की तरफ ना जाओ और वापस आ जाओ और दुआ करो अपने लिए ताकि तुम्हें बुरी ताकतें तुम्हारा पीछा छोड़ दें। लेकिन सेमी उनकी बात नहीं मानता, उनके गले मिलता है और वापस चला जाता है। वो अपने म्यूज़िक की शुरुआत रखता है और फिर दिखाते हैं 60 साल के बाद अभी वही म्यूज़िक बजा रहा होता है जिससे सोल तक अट्रैक्ट होती हैं। कुछ भी हो जाए हमें अपने ख्वाबों को नहीं छोड़ना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि वालिदैन गलत होते हैं और बच्चे ठीक होते हैं और कभी बच्चे ठीक होते हैं और वालिदैन गलत होते हैं। हर हाल में एक दूसरे को समझना चाहिए और एक दूसरे के फैसलों की इज़्ज़त करनी चाहिए। जहाँ तक वैम्पायर्स का सवाल है तो ये कहानी और मूवीज़ में ही होती हैं, इनका असल ज़िंदगी में कोई लेना देना नहीं है और यहाँ पर मूवी के एंड हो जाता है।